को हम लोगों के पार्टी के प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी संबोधित करेंगे। इस प्रेस वार्ता में पार्टी के सम्मानित मीडिया प्रभारी संजय पांडे जी उपस्थित हैं। हम लोगों की पार्टी के उपाध्यक्ष और मीडिया विभाग के इंचार्ज राजीव रंजन जी और पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता अखिलेश जी उपस्थित हैं। माननीय अध्यक्ष व्यक्ति प्रेस को संबोधित करेंगे। आज इस प्रेस वार्ता में उपस्थित प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री राजीव रंजन जी, इस वार्ता में उपस्थित हमारे प्रवक्ता अखिलेश जी, संतोष पाठक जी, हमारे मीडिया प्रभारी संजय पांडे जी, उपस्थित सभी मीडिया के बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आप सबका भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि माननीय गृह मंत्री जी की जो जन भावना सभा हुई थी, आप सभी का बहुत सहयोग रहा। मैं साथ में सीमांत जिलों के सभी नागरिकों का धन्यवाद देना चाहूँगा। एक पूरी साजिश रची गई थी, जानबूझ करके 1.5 घंटे पहले ही मुख्य रास्ते बंद कर दिए गए कि नहीं, माननीय गृह मंत्री जी का आगमन हो गया है और आप सब गाड़ियां नहीं जाएंगी। बार बार कहने के बावजूद, मंच से कहने के बावजूद हमारी बसों को रोका गया और उसके बाद भी स्टेडियम जिसकी क्षमता 1.25 से 1.5 लाख की थी वह पूरा भरा हुआ था। उसके बाहर भी लोग खड़े हुए थे और हजारों लोग नहीं घुस पाए। तो मैं सीमांत जिले के सभी नागरिकों का धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय गृह मंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने उस सीमांत जिलों की समस्याओं के बारे में न केवल जनता को संबोधित किया, बल्कि 2 दिन रुक करके वहाँ के कार्यकर्ताओं से मिलना, वहाँ पे ज़मीनी समस्याएं क्या हैं उन सबों की बातें करना, उन सबों के समस्याओं का बात करना। और एक बहुत पहली बार मैंने देखा कि जब हम रास्ते से गुजरते थे तो जो जनता जानती भी नहीं थी कि माननीय गृह मंत्री जी का कारवां गुजरने जा रहा है, बैरिकेड लगा हुआ रहता था, वो जनता स्वतः स्फूर्त अमित शाह जी की जिस प्रकार से उल्लासित हो करके उनके जय जयकार कर रही थी, यह बताता है कि माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति, माननीय अमित शाह जी के प्रति इस देश में क्या भावना है। यह जरूर हमारे विरोधियों को उम्मीद थी कि वह अपने हिसाब से बोलेंगे, उनके हिसाब से बोलेंगे, लेकिन माननीय गृह मंत्री जी ने जो जनता को संदेश दिया है वह उससे जरूर इन लोगों को गड़बड़ी लग रही है। और मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी से भी कहना चाहूँगा, वह कहते हैं कि अमित शाह जी आए और रात में घूमें, वह रात में आएंगे ही, नालंदा में भी घूमेंगे, कोई हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी को तो कहिए कि वह कहीं रात में घूमने की जरूरत नहीं है, वह अपने जनता दरबार में तो जनता से मिले। उनके जनता दरबार में 1 महीने पहले प्रश्न तय होते हैं, पहले आप मीडिया में प्रश्न भेजिए, फिर अगर वह प्रश्न पसंद आएगा तो एक अफसर आपसे मिलेगा, एक अफसर आपको बाकायदा बस से ले करके आएगा और यहाँ पर आकर के जनता दरबार में वह प्रश्न पूछेगा जिसके बारे में 1 महीना पहले से पूरे उनके सरकारी महकमों को पता है। तब नीतीश जी बोलेंगे अच्छा ऐसा हो गया है, देखिए तो कहाँ है प्रधान सचिव जी। और उसके बाद एक पूरे जिसको कहते हैं साक्षात नाटक कंपनी चलती है और नाटक कंपनी के बाद समाप्त हो जाता है। मैं नीतीश कुमार जी को चैलेंज करता हूं कि आप कम से कम 10 व्यक्तियों से तो मिलिए जो जनता दरबार में बाहर आपके लिए खड़े रहते हैं। बिहार का कोई ऐसा मंत्री नहीं है जो आज भी और एनडीए के समय में भी जो जनता से मिलने में डरता हो। नीतीश कुमार जी को ऐसा क्या डर है और यह ललन जी को उनका भय दूर करना चाहिए कि वह जनता दरबार भी लगाते हैं और प्रायोजित जनता दरबार लगाते हैं। पहले नीतीश कुमार जी जनता से, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के जनता से मिलना सीख लें और जनता से मिलना शुरू कर दें। गृह मंत्री जी तो आएंगे ही और आएंगे ही नहीं, नालंदा भी जाएंगे और नालंदा से भी इस बार हर हालत में भारतीय जनता पार्टी का ही सांसद जीतेगा। यह पूरे बिहार की जन आकांक्षा है, यह पूरे देश की जन आकांक्षा है कि हम 24 प्रधानमंत्रियों को सौंप नहीं सकते हैं। एक ही प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी को 2024 में प्रधानमंत्री बनाया जाएगा और जो आज 24 इकट्ठे हैं, 24 में
जो 20 हैं उनको तो कोई आज उनकी प्रासंगिकता भी समाप्त हो गई है। इस तरह के लोगों से इकट्ठा करने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। मैं माननीय गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। ललन जी जहाँ बुलाएंगे वहाँ पे हम उनका कार्यक्रम करेंगे, जहाँ उनकी इच्छा हो वहीं कह दें कि यहीं कार्यक्रम करें। और ललन जी अपना भी गद्दी बचाने की चिंता करें। बिना भाजपा के 1 लाख से ज़्यादा मतों से हारे थे, उनको याद रहना चाहिए। भाजपा अपने कार्य के बदौलत, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों के बदौलत 1,55,000 करोड़ रुपए का हिसाब मंच से माननीय अमित शाह जी ने दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहता हूं कि छोड़ दीजिए उतना का चक्कर, आप कम से कम 10,000 करोड़ रुपए का हिसाब दे दीजिए, जो विशुद्ध बिहार सरकार के पैसे से योजना बनी हो, जिसमें केंद्र का कोई राज्यांश नहीं हो। केंद्र को अगर 58% रहता है, उसमें विदेश से लेकर के, गृह से लेकर के, रक्षा तक के खर्चे उठाने पड़ते हैं। उसके बाद भी हम 1,55,000 करोड़ का हिसाब दे रहे हैं। आपको भी तो 42% राशि मिलती है, उस 42% का हिसाब दीजिए। और मैं पत्रकार बंधुओं से कहूँगा कि ज़रूर एक बार इस कमरे को दिखाएं। हर जगह माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या क्या कार्य किया है, उसको बकायदा हम प्रदर्शनी कर रहे हैं, आम जनता को बुला रहे हैं कि देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये काम किए हैं, इसलिए आप वोट दीजिए, हमें हमारे साथ रहिए। एक बार नीतीश जी भी तो अपने कार्यों का बखान करें। हर केंद्र की योजना को अपने नाम पे कर लेना, कभी जननी सुरक्षा योजना को, कभी हमारे केंद्र से मिले पैसों को, उसी योजना को अपना बताने का काम करते हैं। उन्हें ज़रूर बताना चाहिए। और उनको उद्योग के बारे में इतनी शून्य जानकारी है, मैं आश्चर्य कर गया। मैं एक अखबार में पढ़ रहा था कि मुजफ्फरपुर में कल एक एथेनॉल प्लांट में गए, वहाँ कहते हैं कि 5,000 लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी इस एथेनॉल प्लांट से। उनको इतना भी नहीं पता है कि एथेनॉल प्लांट की पॉलिसी केंद्र सरकार लाई है। एक एथेनॉल प्लांट में 50 से 100 लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी। लेकिन एथेनॉल प्लांट खुलने से फ़ायदा ये हुआ है कि जिस मक्के का रेट किसानों को 1,400 रुपये मिलता था, आज वही मक्का 2,300 के रेट में बिहार के किसानों को मिल रहा है। एथेनॉल प्लांट लगाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसानों को लाभ हो, किसान अपनी आमदनी ज़्यादा कमाए। 1,400 के बदले आज 2,300 किसानों को मिले। लेकिन मुख्यमंत्री जी को उद्योगों के बारे में, चूंकि 2020 तक उनके पास उद्योग था, एक बड़ा उद्योग नहीं लगा सके। वह जब भाजपा के पास उद्योग मंत्रालय आया तब हमने एथेनॉल पॉलिसी बनाई। उन्होंने बियाडा का रेट ऐसा रख दिया था 7 करोड़ रुपए सहरसा में प्रति एकड़ जमीन। कौन जाके फैक्ट्री लगाएगा? हम लोगों ने उसको कम करने का काम किया। हमारे मंत्री जीवेश मिश्रा जी ने 24 घंटे में श्रम का सर्टिफिकेट दे देते थे कि किसी फैक्ट्री को दिक्कत नहीं हो। हमारे मंत्री नीरज सिंह बबलू जी पर्यावरण का सर्टिफिकेट तुरंत दे देते थे कि किसी को फैक्ट्री लगाने में दिक्कत नहीं हो। और वही जो उद्योग लग रहे हैं तो आज घूम रहे हैं, तो कम से कम घूम रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अपनी कुछ कार्यक्रमों के बारे में बताएं। यह तो बताएं कि चंद्रशेखर राव को आप लेके आए, इतना कुर्ता खींचा, वह भी आदमी बिहार में पूरा 1 पेज का प्रचार करके चला गया कि तेलंगाना सरकार ने ये योजनाएं चलाई हैं। कभी नीतीश जी तो बताएं कि बिहार सरकार की अपनी कौन सी योजना है। जितनी योजनाओं में केंद्र के पैसे मिलते हैं उसको अपनी योजना कहने का काम करते हैं। बिहार में की जनता उनका छद्म रूप जान चुकी है। और 2024 में बिहार में मैं तो 35 सीटें सोचता था। परसों जो जनता का उत्साह देखा पूर्णिया में, मुझे विश्वास है कि पिछले बार के 39/40 सीट का रिकॉर्ड भी 2024 में टूटेगा। नीरज कुमार ने कल कहा है कि जो विश्वविद्यालय है वो और पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर के निशान छूट हो रहा है। वह कृपया कर जाएं। पूर्णिया एयरपोर्ट में 2 एयर स्ट्रिप बन गया है। इनका काम है केवल जमीन दे देना, वह भी जमीन यह नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए पूर्णिया एयरपोर्ट चालू नहीं हो रहा है। पटना में भी 2 एयर स्ट्रिप नहीं है। आप खुद जाइए पूर्णिया में, जाके देखिए कि केंद्र सरकार ने 2 एयर स्ट्रिप तैयार कर चुके हैं। वह जो चीज़ नहीं किए हैं, आज भी वह जमीन नहीं दिए, आज भी एयरपोर्ट अथॉरिटी को नहीं दे रहे हैं। और रक्सौल में तो विधानसभा में उन्होंने झूठ बोला है। रक्सौल एयरपोर्ट पर 4 बार एयरपोर्ट अथॉरिटी ने किया है। और इसी मार्च में उन्होंने विधानसभा में, उसके मुखिया स्वयं नीतीश कुमार होते हैं, वह कहते हैं
इस वित्तीय वर्ष में कोई अनुशंसा मुझे नहीं आई है। इतना बड़ा झूठ जिस विभाग का मंत्री स्वयं नीतीश कुमार हो वह झूठ बोलता है। उसके बाद 4 बार एयरपोर्ट अथॉरिटी ने लिखा कि आप हमें ज़मीन दीजिए जिससे कि हमारा जो 250 करोड़ प्रधानमंत्री पैकेज है वह हम दे सकें, तो इन्होंने उसका बहाना कर लिया कि इस वित्तीय वर्ष में नहीं आए। वित्तीय वर्ष से कहीं एयरपोर्ट चलता है? अगर आपको 1 साल पहले आई है तो 1 साल पहले का मानिए। तो नीतीश जी केवल झूठ बोल रहे हैं और मेरा बिहार की जनता अच्छे से समझ रही है। मैंने जो रिस्पांस देखा सीमांत क्षेत्र में गृह मंत्री अमित शाह जी का, वह 2019 से भी ज़्यादा अभूतपूर्व था। ये संजय जायसवाल जी, सवाल ये है कि ललन सिंह लगातार जो है बीजेपी पर हमले कर रहे हैं, से सवाल पूछ रहे हैं, बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं, कर रहे हैं 2024 में भाजपा साहब। वह एक बार 2014 में लड़े थे और जो उनका हश्र होगा, मुझे तो यही डर लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि डर के मारे मुंगेर से भाग के कहीं और शरण ले लें। उन्हीं से पूछिए कि वो अपना क्षेत्र से लड़ेंगे ना, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कब वो कहाँ भाग जाएं, वो अभी पता नहीं चलेगा उनका। और भाजपा सभी सीटों पे जीतेगी। वो जहाँ बोलें वो पहले अपने मुख्यमंत्री को जनता दरबार में आम जनता से मिलाना शुरू कर दें। बिहार की जनता पर यह सबसे बड़ा एहसान होगा। हरियाणा में अभी विपक्षी दल एक साथ में है, ममता बनर्जी गायब है, अखिलेश यादव गायब है, कई ऐसे नेता जो है गायब है, नितिन जी और तेजस्वी यादव। देखिए, जितने एक हमारे मेडिकल साइंस अवार्ड है, एक्सपायरी माल जिनको जनता ने रिजेक्ट कर दिया है, वह सारे लोग वहाँ पे मौजूद हैं। नीतीश जी, उस बार हुआ क्या, हम गठबंधन में साथ लड़ रहे थे, हमने नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट मांगा तो हम 74 सीट जीते। जनता दल यूनाइटेड के जो कैंडिडेट थे वह गलती यह करते थे कि वह नरेंद्र मोदी जी के साथ नीतीश जी के भी नाम से वोट मांगने लगते थे, और जैसे नीतीश जी के नाम से वोट मांगते थे, इसके कारण उनको 43 सीटें आई हैं। यही सच है। एक सवाल है, ये नीतीश कुमार और आपके लालू यादव जो है वो आज सोनिया गांधी से मिल रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से लालू यादव जो है नीतीश कुमार को विरोध बना रहे हैं? ऐसा नहीं है। नीतीश जी की अपनी कोई पहचान दिल्ली में बेचारे की है नहीं है। अगर लालू जी साथ में नहीं रहते तो सोनिया जी उनको 1 साल तक भी मिलने का समय नहीं देती। इसलिए, और लालू जी की भी मजबूरी है कि उनका अपना बेटा को मुख्यमंत्री बनाना है, तो इसलिए आश्रम भेजना है नीतीश जी को। तो आश्रम भेजने से पहले जहाँ जहाँ नीतीश जी घूमना चाह रहे हैं, लालू जी घुमा दे रहे हैं, क्योंकि उसके बाद जब आश्रम में नीतीश जी चले जाएंगे तो बेचारे घूम भी तो नहीं पाएंगे।